कक्षा 10 की विज्ञान का आपका जो पेपर है 21 मार्च 2025 को जो पेपर होने वाला है उसके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लेना। इनमें से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इन प्रश्नों का आप टेस्ट भी दे सकते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट आपके उपलब्ध है ऐप के ऊपर, तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो सेक्शन ए आएगा खंड अ, जिसमें आपके जो अबसदा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है कि मानव में जो हृदय तंत्र है वो किसका भाग होता है। तो हृदय किससे संबंधित है? हृदय जो होता है वो आपके परिसंचरण तंत्र से संबंधित होता है। पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और परिसंचरण, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके परिसंचरण। हार्ट जो है आपके परिसंचरण तंत्र, जो सर्कुलेशन होता है उससे संबंधित होता है, तो इसका उत्तर करेंगे परिसंचरण तंत्र। आपसे पूछे कि जो वृक्क है, वृक्क किसका भाग होता है? तो वृक्क जो होता है वो आपके उत्सर्जन का भाग होता है। छोटी हाथ बड़ी हाथ का पूछे तो आपको करना है पोषण। और आपको फेफड़े का पूछे तो फेफड़ा किसका भाग होता है? तो फेफड़ा जो होता है वो आपके श्वसन का भाग होता है। अगला प्रश्न आपके कि कौन से यंत्र के द्वारा रक्त दाब मापा जाता है? तो रक्त दाब मापने का जो यंत्र होता है उसको स्पाइग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्त दाब मापी या फिर स्पाइग्नोमेनोमीटर। बैरोमीटर से दाब मापते हैं और स्टेथोस्कोप से जो हृदय की धड़कन को मापा जाता है और लैक्टोमीटर से आप जो दूध से संबंधित इसकी जांच की जाती है। अगला प्रश्न है कि अवट्टु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो अवट्टु ग्रंथि, जिसको अपन थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, और इसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो होता है आयोडीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गलगंड रोग होता है। तो याद रखें, आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है। इसको अपन अवट्टु रोग या गेंगा रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने सामने कि इनमें से जो आपको बताना है कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो आपके ऑप्शन है उसमें मेडुला, अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। तो इसका जो अनैच्छिक क्रिया होती है उन सभी को नियंत्रित करने का जो कार्य करता है वो मेडुला करता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके। तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का जो कार्य है वो कौन करता है? मस्तिष्क का मेडुला जो भाग होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो इसको कार्य करता है। इसको छोटा मस्तिष्क कहा जाता है, सॉरी इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन से जो पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है, यानी कि कौन से पदार्थ में आपको जो जिसके सूत्र में आपको H2O दिखाई नहीं देता है। तो देखो, धोने का सोडा होता है, इसमें N2CO3 10H2O ये होता है आपके। इसमें जिप्सम में भी होता है CSO4 2H2O, और बेकिंग सोडा में भी इसमें होता है। बेकिंग सोडा में H2O नहीं होता है और इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा होता है। तो फिर आपका जो उत्तर वो क्या हो जाएगा? खाने का सोडा NaCO3। ये क्या है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो होता है वो आपका क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है। इसमें आपके जल का अणुसूत्र नहीं होता, इसलिए क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन नंबर 6। इनमें आपको चित्र को देख कर ये बताना है कि कौन सी गैस आपके निकल रही है। इसमें एक्स गैस कौन सी वो बताना है। तो इसमें है क्या है? जो अम्ल है वो जिंक के साथ में अभिक्रिया करके कौन सी गैस देता है? तो अम्ल जो होती है वो धातु के साथ में अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? अम्ल और धातु, अम्ल और धातु ये अभिक्रिया करके जो गैस देते हैं वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो उपरोक्त चित्र में जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है ये अभिक्रिया करेगा जस्ते के साथ में, तो ये जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इससे बाहर निकल जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा, आपकी डायग्राम कौन कौन से आने वाले हैं? तो डायग्राम के लिए मैं आपके अलग से वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम से कम 15 से 20 नंबर के आपके एग्जाम में डायग्राम पूछे जाएंगे। तो डायग्राम आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसका वीडियो आने वाला है। तो देखो, इसकी जो अभिक्रिया वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका H2SO4 और इसकी अभिक्रिया कराएंगे जिंक के साथ में, तो ये बनेगा आपका जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो अभिक्रिया इसमें बनती है, तो हाइड्रोजन गैस इससे बाहर निकलती है। और परीक्षण का तरीका क्या है? जलती हुई माचिस की तीली इसके पास में ले जाएंगे तो फटफट की ध्वनि के साथ में जलती है। एक तत्व Q है जो कि मुलायम है और उसको चाकू से काटा जा सकता है और ठंडे जल से अभिक्रिया करके तेज़ी से अभिक्रिया करता है, तो वो उसको अपन क्या कहेंगे? तो ठंडे जल से अभिक्रिया करने वाले NaKLi। ठीक है, ये नाक, ये आपको याद करना है शॉर्ट ट्रिक है। नाक, तो नाक को चाकू से काट सकते हैं। इनकी Na का मतलब हो जाएगा सोडियम, K का मतलब पोटेशियम और Li का मतलब हो जाएगा लिथियम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपके पोटेशियम हो जाएगा, जिसको चाकू से काट सकते हैं और ये ठंडे जल के साथ में तीव्र गति से अभिक्रिया करता है।
परावर्तन का नियम किसके लिए लागू होता है? तो भाई परावर्तन का नियम समतल दर्पण के लिए भी लागू होता है, उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होता है और अवतल दर्पण के लिए भी लागू होता है, यानी कि सभी प्रकार के दर्पणों के लिए लागू होता है। तो याद रखें, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण तीनों के लिए परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो उपरोक्त सभी के लिए इसका उत्तर रहेगा। याद रखें, परावर्तन के जो प्रमुख नियम है वो ये कि कोण I बराबर कोण R होता है, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु के ऊपर स्थित होते हैं। तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो पानी में प्रकाश की चाल कितनी होगी वो आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके हो जाएगा 2.26 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर होता है म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो आपको निर्वात में चाल कितनी होती है प्रकाश की? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और बटे में माध्यम में कितनी होती है वो अपने ज्ञात करनी है। पानी में इसकी ज्ञात करनी है। अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 1.33 दे रखा है। तो माध्यम की चाल इस इधर लेंगे और 1.33 का इसमें भाग लगा देंगे। तो माध्यम यानी कि पानी में प्रकाश की चाल बराबर 3 इंटू 10⁸ और बटे में आएगा आपका 1.33। अब 1.33 का भाग देंगे 3 में, तो वो हमारा जो उत्तर आएगा वो 2.66 इसका उत्तर रहेगा। बाकी 10⁸ वैसे वैसे आएगा, तो इसका उत्तर आपके सा वाला उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है फिर आपके 10वां प्रश्न की विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। इनका आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है फिर आपके अगला प्रश्न है, ये एक आपको परिपथ दे रखा है, इसमें ए और बी के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये देखो इसमें सीरीज़ में, ये समांतर श्रेणी में, सीरीज़ में यानी कि आपके श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? R1 + R2 होता है। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 हो जाएगा। तो ये इसका जो तुल्य प्रतिरोध है R इक्विवेलेंट बराबर ये कितना हो जाएगा? 2 + 2 बराबर 4 ओम हो जाएगा। अब ये वाला 4 ओम, ये वाला 4 ओम और ये वाला 4 ओम आपके समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या होता है? 1/R1 + 1/R2 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 1/4 + 1/4, 1/4 और 1/4 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर ये क्या हो जाएगा? 4 एलसीएम आएगा और 1 + 1 बराबर 2/4 आ जाएगा। 2/4 का मतलब 1/2 आ जाएगा। ये 1/R है, तो R का मान कितना आ जाएगा? 1/R बराबर 1/2 है। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो कितना आएगा? 2 ओम इसका उत्तर रहेगा, क्योंकि प्रतिरोध ज्ञात करना है तो 2 ओम इसका उत्तर आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है उसको क्या कहा जाता है? उसको विद्युत जनित्र कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा मापने का कार्य करता है और गैल्वेनोमीटर जो होता है उसकी दिशा को बताता है। फिर आपके रिक्त स्थान की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को कौन सी विधि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके पुनर्भरण विधि। कौन सी? आपकी पुनर्भरण जो विधि है, तो पुनर्भरण विधि के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र आवेग को प्रयुक्त करती है, तो विद्युत आवेग को प्रयुक्त करती है। तो इसमें आपको बढ़ना है विद्युत। पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की क्या होती है? हानि होती है, ह्रास होता है, कमी होती है। तो इसमें आप बढ़ना है हानि होती है। टिहरी बांध ये किस नदी पर है? तो भाई टिहरी बांध जो है वो गंगा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है आपके प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी का अनुपात, ये क्या होता है? ये लेंस का आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब की दूरी, इसको मैंने HM से लिखते इसको, और ये क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी V/U होता है। इसको अपन आवर्धन कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आवर्धन होगा, इसको आवर्धन कहा जाता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे? टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उत्तर आपको याद रखना है, टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, जिसको अपन किससे लिखते हैं? W से लिखते हैं, और इसका जो गलनांक है वो काफ़ी उच्च होता है। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि तंत्रिका उत्तक किसके संगठन का जाल का बना होता है और कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि को मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है? तो अब जो हम उत्तर देखने वाले वो आपकी बोर्ड की जो कॉपी है उसी में से देखेंगे। जैसे ये एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कॉपी है और बोर्ड टॉपर्स की कॉपी, इसके 80 में से 80 नंबर प्राप्त हुए हैं। तो आपका भी इसमें इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको निश्चित रूप से पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और ये 80 नंबर की आपकी इसमें कॉपी है और ये पेपर हुआ था 2022 में, वो वाला पेपर हम इसमें सोल्व कर रहे हैं। विज्ञान का ये पेपर है और ये
आपके 5 अप्रैल 2022 को ये पेपर हुआ था, जिसमें आपके इस विद्यार्थी ने जो पहला प्रश्न का उत्तर है 12 क्वेश्चन आए थे, 12 ही प्रश्न इसके सही है, बिल्कुल सेम टू सेम इसके, और 12 में से 12 नंबर इसको मिले। देखो पूरे में से पूरे नंबर इसको मिल गए। दूसरे प्रश्न में 6 रिक्त स्थान है तो 6 रिक्त स्थान इसके सही है, इसलिए 6 में से 6 नंबर इसको मिले हैं। फिर आपका तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि जो तंत्रिका उत्तक है वो किसका संगठित जाल का बना होता है, तो तंत्रिका जो उत्तक होता है वो न्यूरॉन के जाल का बना होता है, तो इसका उत्तर क्या करेंगे, न्यूरॉन करेंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि मानव शरीर का जो वृद्धि का नियमन करती हैं, तो पीयूष ग्रंथि जो होती हैं वो मानव शरीर में वृद्धि का नियमन करती हैं, और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को ही कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये मटर के दाने जैसी होती है और मस्तिष्क के पास में स्थित होती हैं। अगला प्रश्न है कि CFC का पूरा नाम बताइए, तो CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कौन सी अंतःस्रावी चयितों के क्वेश्चन, कौन से अंग में कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है, ये आंत में पाया जाता है, कोलिफॉर्म जीवाणु आंत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पुनर्चक्रण क्या है, और संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम आपको लिखना है। तो पुनर्चक्रण क्या होता है, मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक, धातुएं, बैग और थैलियाँ आदि को पुनर्चक्रण के लिए बेचकर नई वस्तु बनाना ही क्या कहलाता है, पुनर्चक्रण कहलाता है। और अगला प्रश्न है कि संतरे में कौन सा जो अम्ल पाया जाता है, तो संतरे में जो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आप कमेंट करके बताना, एक तो बताना कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एक आपको चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और एक आपको कमेंट करके बताना है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत के संचालन के लिए नामांकित चित्र बनाना है, और स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार में अंतर बताना है। दंत क्षय का कारण लिखना है, और किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण का कार्य आपको बताना है। तो अम्ल के जलीय विलयन का जो विद्युत संचालन है वो इसका नामांकित चित्र आपको ऐसे बनाना है। 2 रोड आपको यहाँ पे लगानी है, इसके अलावा यहाँ बैटरी, कुंजी, बल्ब ये लगाना है, यहाँ पे बीकर लगाना है, इसमें आपको ये अम्ल का विलयन भर देना है। एक को एनोड बनाना है, एक को कैथोड बनाना, और ये बीकर में आपको ये पूरा सेटअप कर देना है। स्वाद के आधार पर अम्ल क्षार में क्या अंतर है, तो स्वाद के आधार पर अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे याद करोगे, तो आपको याद करना है, एक तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, दूसरा क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके अलावा अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है अनील। अम्ल है इसमें आपके नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, तो क्षालानी और आपको अनिल याद कर लेना है। नेक्स्ट है पीएच क्षय का जो क्या दंत क्षय का क्या कब प्रारंभ होता है, तो जब मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम होता है तो दंत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है धारा नियंत्रण का कार्य क्या है, तो धारा नियंत्रण का जो कार्य है वो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत के परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए एक युक्ति का उपयोग करते हैं, जिसको अपन धारा नियंत्रण कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में आपको इसमें अंतर पूछा गया, तो इस प्रकार से आपको इसमें अंतर बताने की विद्युत धारा जो समान अंतराल के बाद अपनी दिशा को बदल लेती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसकी भारत में आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, और दिश धारा जो होती है वो समान काल अंतराल के बाद भी अपनी दिशा को नहीं बदलती है, दिश धारा कहलाती है, इसकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज से होती है। तो ये कुछ प्रमुख नाम इसमें आप लिखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनलिका में भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो एक समान होता है। फिर आपके सेक्शन ब में प्रश्न आएगा, जैसे ये जैव विकास प्रक्रम का जीवाश्म की भूमिका, ये तो क्वेश्चन हट गया आपके सिलेबस से, ये आपको नहीं तैयार करना है। मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है, तो आपको यही तैयार करना है। और मेंढक और मछली में समझात अंग चित्र, ये भी आपके हट चुका है, ये आपको तैयार नहीं करना है। पारितंत्र में उपभोक्ता और उत्पादक किसे कहते हैं, इसको वर्णन करना है। दोनों देख लेते हैं। तो मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है, तो मानव में दोहरा परिसंचरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि मानव में अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए मनुष्य के निरंतर ऊर्जा के लिए ऑक्सीजनित रुधिर और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करने के लिए मानव हृदय को 4 कोष्ठकों में बांटा गया है। फिर आपकी ये मेंढक मछली का जो चित्र वो आप हट गया है, वो नहीं याद करना है। उत्पादक और उपभोक्ता, तो उपभोक्ता क्या होता है, उत्पादक क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। उत्पादक सभी हरे पौधे और जो नीलहरित शैवाल होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्षमता होती है, वो उत्पादक कहलाते हैं। जैसे हरे पौधे, जीवाणु, ये जो नीलहरित शैवाल हैं वो सभी आपके उत्पादक आते हैं। उपभोक्ता क्या होता है, वे जंतु जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर निर्भर करते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उसको अपन क्या कहते हैं, उत्पादक उपभोक्ता कहते हैं। चाहे वो प्राथमिक उपभोक्ता हो, चाहे वो द्वितीय उपभोक्ता हो, या शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, सर्वाहारी हो, ये सभी इसमें शामिल होते हैं।
फिर आपके डायग्राम देखो पूछा गया है इसमें कि धातु के लोह धातु पर भाप की क्रिया को नामांकित चित्र बनाना है और लवण की विलयन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र बनाना है। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये एक ही पेपर में 2 बार 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये भाप की जो क्रिया वाला नामांकित चित्र आपको ये वाला अपनी किताब में से देख के बनाना है, याद कर लेना है। और फिर इसके बाद में आपका ये धातु की चालकता वाला है, लवण की विलयन वाला, तो उसको भी आपको वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको उसमें तैयार करना है। फिर इसमें आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि मैग्नीशियम के वायु में दहन की जो वास ग्लास है उसको इकट्ठा होने का नामांकित चित्र बनाना था। तो ये 10वां क्वेश्चन आपके इसमें नामांकित चित्र बनाया हुआ है। इसका आपको एक समीकरण भी लिखना है कि मैग्नीशियम के दहन में श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसको MgO और इससे दर्शाया जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में ऊष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वो टूट जाएगा, इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, मेथेन का दहन करेंगे तो ये CH4 और O2, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा और कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निकलती हैं। तो मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का वास ग्लास में इकट्ठे होने का उत्पाद का नाम सहित नामांकित चित्र बना दिया। देखो कितने चित्र आ रहे हैं आपके, ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का आपको नामांकित चित्र बना दिया है। तन्यता किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। और सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखना है। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी, सोना है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो धातु का तार के रूप में खींचने की जो प्रकृति होती है उसको अपन क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम लिखना है, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम इसमें लिखना है। इसके अलावा आपके इसमें पूछा गया था कि श्रेणी क्रम में संयोजित R1 R2 R3 R4 के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है। जो आपका फॉर्मूला है वो आपको प्राप्त करना है। एक 4 ओम प्रतिरोध में 10 एम्पियर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न जो ऊष्मा की मात्रा उसका ज्ञात करना है। ये न्यूमेरिकल है। परिनलिका क्या है, परिनलिका से विद्युत चुम्बक कैसे प्राप्त होता है, वर्णन करना। तो तन्यता क्या होती है, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसको तन्यता कहते हैं। और सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कितने, तो 2 अपवर्तन के नियम है। आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात है स्थिरांक होता है, जिसको अपन नियतांक स्थिरांक कहते हैं, जिसको अपन अपवर्तनांक कहते हैं। sin I बटे sin R बराबर म्यू होता है। तो म्यू बराबर क्या होता है, sin I और बटे में आता है sin R, ठीक है, ये होता है sin R, तो इसको म्यू कहते हैं। और ये जो है एक अपवर्तनांक कहलाता है। दूसरा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तो उसमें परावर्तन के नियम में भी काम आता है। फिर आपको देखो इसको वेरी गुड मिला, इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में आपको इसको क्या मिला है, वेरी गुड मिला है। आपको भी इस प्रकार से लिखना है ताकि आपको भी नंबर पूरे में से पूरे मिले। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जो पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से तथा दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से और तीसरे तार का दूसरा सिरा चौथे तार के पहले सिरे से संयोजित होता है, तो उसको अपन श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है और विभवांतर अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें प्रतिरोध अलग अलग होते हैं, तो उसमें एक ही साथ जुड़े होते हैं। तो V = IR होता है। R1 पर उत्पन्न प्रतिरोध कितना हो जाएगा, विभवांतर, वो V1 बराबर IR1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से R2 R3 पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, V2 का हो जाएगा IR2, V3 का IR3 और V4 का IR4 हो जाएगा। ओम के नियम से जो है जो विभवांतर वो इसका जोड़ वो सेम हो जाएगा। V बराबर V1 V2 V3 V4 हो जाएगा। इन सभी का मान लिखेंगे और इसमें से I कॉमन निकालेंगे, I से I कट जाएगा। तो R बराबर क्या आ जाएगा आपके, R1 + R2 + R3 + R4। इस श्रेणी क्रम संयोजन का आपके फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में आपको प्रतिरोध एक्सीलेंट मिला। देखो इसमें प्रतिरोध कितना है, इसमें 4 ओम में धारा 10 एम्पियर की है, समय 2 सेकंड है। तो इसमें ऊष्मा ज्ञात करनी है। तो ऊष्मा का सूत्र होता है H बराबर I² RT। तो इसमें आपके H ये ज्ञात करना है। I कितना दे रखा है, 10 एम्पियर दे रखा है, और R कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है, और T कितना दे रखा है आपको, 2 सेकंड दे रखा है। तो इन सभी को हल करके आपको लिखना है। तो 10 का स्क्वायर 100, 4 दूनी 8, 8 को 100 से करेंगे तो 800, और ये ऊष्मा है तो ऊष्मा को जूल में मापेंगे, तो ऊष्मा का जो मात्रक वो जूल हो जाएगा। तो 800 जूल इसका उत्तर रहेगा। फिर परिनलिका वाला है कि परिनलिका क्या है, तो पास पास लिपटे तांबे के तार की बेलन की आकृति को अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं, परिनलिका कहा जाता है। इस प्रकार का जो डायग्राम है आपको इसमें बनाना है। विद्युत चुंबक भी कहते हैं इसको।
फिर आपके बड़े खंड सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आएंगे उनको बड़े क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, जैसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान 3 घटनाओं को समझाना है, या गैसों को विनिमय में फुफ्फुस की कार्यप्रणाली को समझाइए। जीवाश्म का क्वेश्चन हट गया है। और फिर आपके प्रश्न आएगा ऑक्सीकरण और अपचयन वाला, ठीक है, संतुलन समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है, अपचयन की परिभाषा लिखनी है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आपके ये फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर धारावी चालक के ऊपर जो चित्र द्वारा उत्पन्न बल को समझाना है। फिर आपके निबंधात्मक प्रश्न है प्रतिवर्ती धारा का उदाहरण दीजिए, क्रिया का उदाहरण, और जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित किया गया, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना है। और या फिर है जो अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम बताना है, किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य लिखिए, और मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामांकित चित्र बनाना है। फिर आपको इनको सुमेलित करना है। 20वां क्वेश्चन है जिप्सम का जो सूत्र होता है वो ये होता है CaSO4 2H2O। विरंजक चूर्ण जो होता है वो CaOCl2 होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं इसको। और बेकिंग सोडा जो होता है उसको खाने का सोडा कहते हैं, NaCO3। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो CaSO4 हाफ H2O होता है। तो ये आपको याद कर लेना है। और फिर आपके अगला प्रश्न है कि जब साधारण जल में एक जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में 2 गैस XY निकलती हैं। X गैस फटफट के साथ में जलती हैं, और Y गैस को जल में गैस Y को जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो X और Y के नाम आपको बताना है। तो X गैस जो है फटफट के साथ में जलती है, तो X गैस जो हो जाएगी वो आपके हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, और ये Y जो गैस है वो आपके क्लोरीन गैस हो जाएगी। इसको अपन जीवाणु मुक्त करने के लिए, कीटाणु मुक्त करने के लिए, जल को साफ करने के लिए काम में लेते हैं। या फिर इसमें आपको जो मिलान करना है, इसमें हाइड्रोजन की सांद्रता को घटते क्रम में लिखना है। और फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 23, जो कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी है, और ये वाला न्यूमेरिकल आपको तैयार करना है। लेंस की क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है, 0+2.0 डायप्रेक्शन का संशोधक लेंस निर्धारित करना है। तो लेंस की फोकस दूरी याद करनी है और किस प्रकार का लेंस है वो बताना है, और इसको किरण चित्र के द्वारा इसको समझाना है। तो ये इस प्रकार से आपका पूरा पेपर है वो तैयार होता है। आपका ये पेपर था 2022 का जो पेपर होता है वो वाला पेपर मैंने आपको सोल्व करके इसमें बताया। आप इनके और भी जो डमडीफ वाला पेपर उसको ज़रूर देख लेना, 2023 का, और एक 2024 का पेपर भी ज़रूर देख के जाना। आपके 80 में से लगभग जो 50 नंबर आपके जो इन 3 साल के पेपर में से आपके कवर हो जाएंगे। तो इन 3 सालों के पेपर आपको ज़रूर देखना है। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है ताकि वो भी है जो इस वीडियो को अच्छे से देख पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी आपको वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे, और ऐप के ऊपर आपको टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट को ज़रूर जो देना है। टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।